आज के इस विशेष और गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो बेहद रोमांचक होने के साथ साथ भविष्य की तकनीक को आकार देने वाला है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कुशल डीप लर्निंग के लिए प्री ट्रेन CNN का उपयोग के बारे में, या अगर अंग्रेजी में कहें तो लेवरेजिंग प्री ट्रेन CNNs फॉर एफिशिएंट डीप लर्निंग। जी। और ये जो हमारी चर्चा है ये मशीन लर्निंग और ट्रांसफर लर्निंग पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत लेख से प्रेरित है। और आज का हमारा मिशन भी काफी स्पष्ट है। हाँ, मिशन ये है कि ये समझा जाए कि कैसे ट्रांसफर लर्निंग नाम की टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में समय, डेटा और कंप्यूटिंग पावर की भारी बचत कर रही है। सही कहा। ये खरोंच से या कहें बिल्कुल शुरुआत से कोई मॉडल बनाने की जो कठिन प्रक्रिया होती है उसका एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इसे ना एक बहुत ही आम उपमा से जोड़ा जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता है तो उसे ये पता है कि दो पहियों पर संतुलन कैसे बनाना है, मोड़ पर कैसे मुड़ना है। अब अगर उसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना सीखना हो तो उसे सब कुछ शून्य से नहीं सीखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जो संतुलन बनाने का बुनियादी ज्ञान है वो तो पहले से दिमाग में है। ट्रांसफर लर्निंग भी ठीक ऐसा ही है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस पूरे प्रक्रिया के पीछे छिपा क्यों और कैसे। सही बात है। क्योंकि केवल ये जानना काफी नहीं है कि ट्रांसफर लर्निंग क्या है, ये समझना जरूरी है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। जब कोई न्यूरल नेटवर्क विशाल डेटा सेट पर हफ्तों ट्रेनिंग लेता है तो वो दुनिया के मूलभूत पैटर्न सीख रहा होता है। बिल्कुल। किनारे, आकृतियां, रंग, और इस सीखे हुए गहरे ज्ञान को नई समस्या पर लागू करना ही इसकी असली ताकत है, जिससे हर बार पहिए का नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम इमेज या विजुअल डेटा की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे मजबूती से सामने आता है वो है CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। हाँ, आजकल तो ये हर जगह है। फेशियल रिकॉग्निशन, वीडियो रिकॉग्निशन, रिकमेंडर सिस्टम्स और यहाँ तक कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP में भी। लेकिन स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये CNN इतने खास क्यों है? इसकी मुख्य वजह है इसके काम करने का तरीका। CNN मुख्य रूप से बैक प्रोपगेशन का उपयोग करते हैं। बैक प्रोपगेशन, हाँ। इसके जरिए वो स्वचालित रूप से फीचर्स की स्थानिक पदानुक्रम या कहें स्पेशियल हायरार्कीज को सीखते हैं। अगर इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाया जाए तो ऐसे समझिए कि नेटवर्क इंसान का चेहरा देख रहा है। शुरुआती परतें जिन्हें कन्वोल्यूशन लेयर्स कहते हैं वे सिर्फ आड़ी, तिरछी रेखाएं या किनारे पहचानती हैं। बिल्कुल। फिर ये फिल्टर होकर आगे बढ़ती हैं। इसके बाद पूलिंग लेयर्स होती हैं जो गैर जरूरी जानकारी को हटा देती हैं। हाँ, जानकारी को सिकोड़ती हैं ताकि कंप्यूटिंग पावर बचे। और अंत में सबसे गहरी परतें पूरा चेहरा पहचान लेती हैं। और ये सब फुली कनेक्टेड लेयर्स के पास जाता है। एकदम सही, जो आखिरी निर्णय लेती हैं। ये धीरे धीरे अपनी समझ का दायरा बढ़ाता है, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। हाँ, और ट्रांसफर लर्निंग में हम अक्सर नेटवर्क की इन्हीं शुरुआती लेयर्स का फायदा उठाते हैं। क्योंकि बुनियादी किनारे और आकृतियां तो हर तस्वीर में एक जैसी ही होती हैं। बिल्कुल। तो अब ट्रांसफर लर्निंग के उन 4 प्रमुख फायदों की तरफ बढ़ते हैं जिनका लेख में जिक्र है। पहला तो बहुत ही स्पष्ट है, ट्रेनिंग के समय में भारी कमी। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। खरोच से मॉडल बनाने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन प्री ट्रेन मॉडल के वेट्स को सीधा डाउनलोड किया जा सकता है। ये किसी और के दशकों के शोध का फायदा एक झटके में उठाने जैसा है। और दूसरा फायदा है सटीकता यानी एक्यूरेसी में सुधार। क्योंकि ये मॉडल पहले ही इमेजनेट जैसे विशाल डेटा सेट से दुनिया भर की लाखों तस्वीरें देख चुके हैं, तो उनका जो फीचर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल। जब इस अनुभवी मॉडल को नए काम के लिए ढाला जाता है तो नतीजे कई अधिक सटीक होते हैं। इसके बाद जो तीसरा फायदा स्रोत सामग्री में है वो श्रोताओं के लिए एक आहा पल हो सकता है। कम डेटा की आवश्यकता। हाँ, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि डीप लर्निंग के लिए लाखों की संख्या में डेटा चाहिए। लेकिन ट्रांसफर लर्निंग के साथ ऐसा नहीं है। बुनियादी चीजें मॉडल को पहले से पता हैं, तो केवल चंद 100 या 1000 तस्वीरों से काम चल सकता है, जो सीमित संसाधनों वाले शोधकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और चौथा फायदा इसी से जुड़ा है, संसाधनों की दक्षता।
जीपीयू घंटों और बिजली की भारी बचत। हाँ, एक विशाल एआई मॉडल को ट्रेन करने में बहुत कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ये एक तरह से हरित या सस्टेनेबल दृष्टिकोण भी है। बिल्कुल सही। तो अब तक ये साफ है कि ये क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन आखिर इसे लागू कैसे किया जाता है? इसके लिए स्रोत में 5 स्पष्ट कदम बताए गए हैं। चलिए इसे एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड के रूप में देखते हैं। स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले VGG 16, ResNet 50 या Inception V3 जैसे प्री ट्रेन्ड मॉडल को चुनना, जिनका इमेजनेट जैसे बेंचमार्क डेटा सेट पर प्रदर्शन बहुत शानदार रहा हो। हाँ। फिर आता है स्टेप 2, बदलाव। इसमें टॉप लेयर यानी जो फुली कनेक्टेड लेयर होती है उसे हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराना क्लासिफायर 1000 चीजों को पहचानने के लिए बना था। हमें अपने नए टास्क के अनुसार नया क्लासिफायर जोड़ना होता है। अच्छा, ताकि आउटपुट मैच हो सके। बिल्कुल। इसके बाद स्टेप 3 है फाइन ट्यूनिंग। हाँ, जहां टॉप लेयर्स को अनफ्रीज किया जाता है और बेस मॉडल के साथ जॉइंट ट्रेनिंग होती है। और स्टेप 4 में ट्रेनिंग होती है, लेकिन यहाँ लेख में एक बहुत खास बात बताई गई है, छोटे लर्निंग रेट का इस्तेमाल। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी। छोटे लर्निंग रेट के साथ शुरुआत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर लर्निंग रेट बड़ा होगा तो वेट्स में अचानक बड़े बदलाव होंगे, जिससे मॉडल वो सब भूल सकता है जो उसने पहले सीखा था। एकदम सही। इसे कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग कहते हैं। छोटा लर्निंग रेट सुनिश्चित करता है कि मॉडल पुराना ज्ञान न भूले। बहुत ही तार्किक है। और आखिरी स्टेप 5 है मूल्यांकन। हाँ, जहां सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देखी जाती, प्रेसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर जैसी मैट्रिक्स भी हैं। क्योंकि मेडिकल या कृषि जैसे क्षेत्रों में सिर्फ एक्यूरेसी धोखा दे सकती है। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इसके वास्तविक दुनिया के उदाहरण देखते हैं। केस स्टडीज बहुत ही शानदार हैं इस लेख में। हाँ, जैसे मेडिकल इमेजिंग, ट्यूमर डिटेक्शन और ऑर्गन सेगमेंटेशन में, जहां लेबल किए गए डेटा की भारी कमी होती है। वहाँ एक मॉडल जिसने पहले आम तस्वीरें देखी थी, वो एक्सरे या MRI में ट्यूमर पहचानने में गजब की सटीकता दिखा रहा है। क्योंकि वो बनावट या किनारों में बदलाव को पहचानना सीख चुका है। सच में अद्भुत है। और दूसरी केस स्टडी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। हाँ, वैसे तो CNN विजुअल डेटा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वर्ड2वेक और ग्लोव जैसी प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग्स का इस्तेमाल सेंटिमेंट एनालिसिस में बखूबी हो रहा है। क्योंकि जब शब्दों को गणितीय वेक्टर्स में बदल दिया जाता है तो CNN उनके स्थानिक संबंधों को वैसे ही पढ़ सकता है जैसे तस्वीर के पिक्सेल्स को। बिल्कुल सही। और तीसरा उदाहरण है ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्वचालित वाहन, सुरक्षित नेविगेशन, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना और दृश्यों को तुरंत समझना। ट्रांसफर लर्निंग के बिना इतनी तेज प्रोसेसिंग संभव नहीं थी। लेकिन हर तकनीक की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। हाँ, चुनौतियों पर बात करना बहुत जरूरी है। लेख में तार्किक रूप से कुछ सीमाएं सामने रखी गई हैं, जैसे डोमेन मिसमैच। बिल्कुल, जब सोर्स और टारगेट डोमेन बहुत अलग हों। मतलब दिन की तस्वीरों पर ट्रेन किया गया मॉडल रात के अंधेरे वाले अल्ट्रासाउंड में काम नहीं करेगा। हाँ, बुनियादी पैटर्न्स में कुछ समानता होनी चाहिए। और ओवरफिटिंग की भी समस्या है, खासकर जब नया डेटा सेट बहुत छोटा हो, मॉडल चीजें रटने लगता है। और कंप्यूटेशनल लागत वो भी है। शुरुआती फाइन ट्यूनिंग और हाइपर पैरामीटर एडजस्टमेंट में अभी भी काफी खर्च और मेहनत लगती है। लेकिन भविष्य काफी उज्जवल है। भविष्य के रुझानों की बात करें तो फ्यू शॉर्ट लर्निंग, जहां मॉडल सिर्फ कुछ ही उदाहरण देकर सीख जाता है, और डोमेन अडेप्टेशन, ताकि अलग अलग डोमेन के बीच ज्ञान का ट्रांसफर आसानी से हो सके। और ऑटोमेटेड ट्रांसफर लर्निंग, जहां AI खुद तय करेगा कि कौन सा मॉडल बेहतर है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस चर्चा को समेटें, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ट्रांसफर लर्निंग केवल एक तकनीकी शॉर्टकट नहीं है। ये मशीन लर्निंग को उन लोगों के लिए भी सुलभ और टिकाऊ बना रहा है जिनके पास विशाल डेटा सेंटर नहीं है। मतलब ये ज्ञान को लोकतांत्रिक बना रहा है। बिल्कुल। जो भी संस्था या व्यक्ति नई तकनीक सीखना या बनाना चाहता है, उसके लिए ये ज्ञान समय और संसाधनों की मास्टर कुंजी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे संक्षेप में बताया, और इसी के साथ एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। जी बताइए। लेख में जिस डोमेन अडेप्टेशन और ऑटोमेटेड ट्रांसफर लर्निंग के भविष्य की बात की गई है, जरा सोचिए, अगर डोमेन अडेप्टेशन इतना उन्नत हो जाए कि भविष्य के AI मॉडल्स पूरी तरह से असंबद्ध क्षेत्रों के बीच ज्ञान ट्रांसफर कर सकें। मतलब दो बिल्कुल अलग क्षेत्र। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड के तारों का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया एक मॉडल बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उसी पैटर्न का उपयोग करके
मानव शरीर की जटिल बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाले? ये तो बहुत ही शानदार विचार है। जब ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी तो हमारी तकनीक की सीमा क्या होगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को विराम देते हैं। इस विचार पर गहराई से सोचिए और अपनी खोज जारी रखिए। बिल्कुल, सीखते रहिए। इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीक की इस अद्भुत दुनिया में अन्वेषण का ये सफर यूं ही चलता रहेगा।